हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए डेस्टिनी फाइटर के पार्ट 34 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था कि महारानी ने बड़ी ही चालाकी से वांगई को उसकी तैयार की गई दो लड़कियों से लड़ने के लिए राजी किया। वांगई भी इस बात के लिए मान गया क्योंकि वो अपने आप को साबित करना चाहता था। आज उसका सबसे पहले मुकाबला जेंग तेंग से होने वाला था। तेंग तेंग ने गर्व के साथ आगे आते हुए वांगई को लड़ाई की चुनौती दे दी। साथ में उसका उपहास भी किया कि वांगई किसी भी शस्त्र के सामने नहीं टिक सकता, इसलिए वो निहत्थे लड़ेंगे। वांगई ने शांति से उसकी तरफ देखते हुए कहा, चलो फिर आंगन में चलते हैं। जिंगई वांगी के बाल बांधने के लिए आगे बढ़ ही रहा था, लेकिन उससे पहले झांशियान आगे बढ़ा। अपने हाथों से काला कपड़ा निकालकर झांशियान वांगई के पास पहुंचा। उसके सारे बालों को ठीक से बांधते हुए वो बोला, चौकन्ने रहना, मैं भी तुम्हारे लिए यहाँ पर तैयार खड़ा हूँ। अगर वो ज़्यादा आक्रामक होती है तो मैं भी लड़ाई के बीच में कूद जाऊँगा, लेकिन तुम्हें खरोच भी नहीं आने दूंगा। वांगई ने झांशियान की तरफ शांति से देखते हुए कहा, जीत हो या चाहे हार हो, तुम्हें लड़ाई के बीच में आने की इजाज़त नहीं है। ये मेरे परिवार की इज्जत का सवाल है, इसलिए मुझे अपने आप को साबित करना होगा। साथ ही तुम्हें मुझसे ये वादा भी करना होगा कि तुम मुझ पर भरोसा रखोगे। वांगई के बाल अब ठीक से बन चुके थे। उसने अपना हानफू भी कसकर बांध लिया। उसकी जो डोरियां खुली छोड़ी हुई थी उन्हें ठीक से लपेट लिया। अब वो लड़ाई के लिए तैयार था। उसने उसने झांग तेंग तेंग की तरफ देखकर कहा, शुरुआत कीजिए। तेंग तेंग को देखकर पहले ही वांगई ने अपनी चालें सोच ली थी। वो प्रतिबिंब तकनीक का इस्तेमाल करने वाला था, जो ज़हन पर्वत पर रहने वाले उसके पर दादाजी ने उसे सिखाई थी। इस तकनीक में आपके सामने वाला योद्धा आप पर जितनी शक्ति से हमला करता है, वो शक्ति आपके शरीर से होते हुए वापस उसी को जाकर लगती है। इस तकनीक में कलाइयों का बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल होता है, इसलिए जब योद्धा लड़ता है तो ऐसा लगता है वो नृत्य कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में सामने वाला कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, आप उसे उसी की ताकत से चारों खाने चित कर सकते हैं। वांगई के पतले शरीर को देखकर झांग तेंग तेंग बहुत ही ज़्यादा मुस्कुरा रही थी। उसने वांगई से कहा, मुझे दोष मत देना क्योंकि अब मैं अपनी पूरी ताकत के साथ आ रही हूँ। वांगई ने भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जितनी ज़्यादा ताकत उतनी जल्दी निपट जाएगा। झांग तेंग तेंग को वांगई की बातों से गुस्सा आ गया। उसने अपनी मुट्ठी कस ली और वांगई को एक ज़ोरदार मुक्का मारना चाहा, जो सीधा वांगई के मुंह पर निशाना साध रहा था। वो जीते या ना जीते, लेकिन उसे उस सुंदर चेहरे को बिगाड़ना था जिसके पीछे झांशियान लट्टू हुआ पड़ा है। उसने अपनी लगभग 80% ताकत इस्तेमाल की। ये ताकत किसी की भी हड्डियों का चूरा बनाने के लिए काफ़ी थी। जब वांगई ने अपनी तरफ एक ज़ोरदार मुक्का आते हुए देखा, वो पीछे झुका। तुरंत घूमकर उसके हाथों से उतना ही ताकतवर मुक्का झांग तेंग तेंग के कंधे पर जाकर लगा। आह! वो इतने ज़ोर से चिल्लाई कि सभी लोगों की नज़र बस उस पर ही टिकी रही। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी हथेली उसके ही कंधे पर आकर थम गई हो। झान आंग और मिंग मिंग तो ज़ोर से चिल्ला रहे थे, बहुत अच्छे वांगई, एक और बार। झांग तेंग तेंग अपने गुस्से को निकल गई और फिर से एक बार हमला करने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि उसे अब तक ये भी समझ नहीं आया था कि वांगई ने उस पर हमला किया तो किया कैसे। आ! फिर से एक बार झांग तेंग तेंग की आवाज़ सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर गई। वांगई ने उसे पूछा, क्या तुम अपनी हार कबूल करती हो? झांग तेंग तेंग अपने दांत होंठ चबाते हुए फिर से एक बार खड़ी हुई। उसने झांशियान की तरफ देखा। इतना गबरू नौजवान उसके नसीब में दोबारा नहीं आने वाला था। उसकी कैफे बनना भी उसके लिए बहुत सम्मान की बात थी। वो इतनी जल्दी हार नहीं मानना चाहती थी। इसके बावजूद भी उसका शरीर अब लड़ने की हालत में बिल्कुल भी नहीं था। फिर से वो बड़ी मुश्किल से बोली। इस बार उसने वांगई के पेट की तरफ निशाना साधा। वांगई चौकन्ना तो था, लेकिन जैसे ही झांशियान ने देखा झांग तेंग तेंग वांगई को सतर्क किए बिना ही उस पर हमला करने जा रही है, वो जोर से चिल्लाया, जिससे वांगई का ध्यान झांशियान पर गया। वांगई, संभाल के! झांशियान की चीख ने वांगई के दिल को खुशियों से भर दिया। वांगई को ये तक एहसास नहीं रहा कि वो कितने ज़ोर से झांग तेंग तेंग के हमले को प्रतिबिंबित कर रहा है।
झांग तेंग तेंग ने अपने ही हाथों से अपने ही पेट में मुक्का मारा। ये प्रतिबिंबित तकनीक का सबसे उच्च स्तर था। झांग तेंग तेंग का चेहरा देखने लायक हो गया था। झानांग और मिंग मिंग इस सब को बहुत ही ज़्यादा चाव से देख रहे थे, जैसे कि उनके सामने कोई नाटक चल रहा हो। इस बार झांग तेंग तेंग को अपनी हार माननी पड़ी, क्योंकि इस बार उसके उठने के आसार तो कहीं से भी नजर नहीं आ रहे थे। महाराज गर्व से वांगई के पास चले गए, उसके जीत की घोषणा करते हुए उसकी वाहवाही की। इधर छोटे राजकुमार और राजकुमारी जोर से चिल्ला रहे थे, वांगई को 1 अंक मिलता है। झांग तेंग तेंग का चेहरा गुस्से और शर्म से लाल पीला हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी पतली सी लड़की उसे कैसे हरा सकती है। वो तो वीर राज्य के नामचीन योद्धाओं में गिनी जाती है। फिर ऐसा कैसे हुआ? ऊपर से महारानी भी उसकी तरफ देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रही थी। नालायक! महारानी जोर से चिल्लाई। इधर झांशियान इतना परेशान और बेचैन हो चुका था कि वो दौड़कर वांगई के पास गया। उसे जाकर टटोलने लगा कि कहीं वांगई को चोट तो नहीं लगी। असल में ये काम जिंगई का था, इसलिए झांशियान के पीछे पीछे वो भी तुरंत वांगई के पास पहुंच गया। वांगई को टटोलते हुए उसने पूछा, वांगई तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? इधर वांगई को टटोलने के बहाने झांशियान ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, बहुत अच्छे। जिंगई को परेशान होता देखकर वांगई ने कहा, मैं ठीक हूँ, वो मुझे छू तक नहीं पाई। वांगई की बात समझकर जिंगई ने हाँ में सिर हिलाया। वो जानता था ज़ेन पर्वत की विद्या इतनी ज़ाया तो नहीं है कि वो किसी भी एरे गेरे योद्धा को उनके सामने खड़े तक रहने की सहूलियत दे। और रही बात वांगई की, तो वांगई प्रतिबिंबित तकनीक बहुत अच्छी तरह से जानता था। उसे लड़ते देखकर ही जिंगी को समझ आ गया था कि वांगई प्रतिबिंबित तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। जानांग ने वांगई की तारीफ करते हुए कहा, तुम तो बहुत होशियार हो। तभी मिंग मिंग चिल्लाई, वांगई तुमने तो उसके पिछवाड़े की चटनी बना दी। उसकी बात सुनकर बाकी सबकी तो सांस अटक गई, लेकिन महाराज और कॉन्केबाइन सिंह बस साय करके चुप रह गए, क्योंकि वो जानते थे आम लोगों में रहने की वजह से राजकुमारी कभी कभार उनकी भाषा का इस्तेमाल कर लेती है। तभी उन्होंने महारानी की हंसने की आवाज़ सुनी। उसने आगे आते हुए कहा, लगता है आज भाग्य तुम्हारे पक्ष में है। गरम खून का जहानांग इसे वांगई की बेइज्जती समझ गया। वो कभी ज़मीन तो कभी आसमान की तरफ देखते हुए बोला, अगर ये भाग्य की वजह से है तो आप क्यों नहीं अपना भाग्य आजमा लेती? महारानी ने उसे बच्चा समझकर जाने देना ठीक समझा। लेकिन तभी वांगई बोला, अगर ये भाग्य की वजह से है तो मुझे फिर स्वर्ग का शुक्रिया करना पड़ेगा, क्योंकि उनके आशीर्वाद जो मेरे साथ है। ऐसे में मुझे झांग तेंग तेंग के लिए और भी बुरा लग रहा है। वांगई के शब्द शांत और सहज थे, लेकिन वो महारानी को बताना चाहता था कि स्वर्ग भी नहीं चाहता कि झांशियान की कोई कैफई हो, इसीलिए तो वो जीत गया। वांगई के हर शब्द पर झांशियान हाँ में सिर हिला रहा था। उसकी पत्नी की बुद्धि का तो जवाब ही नहीं है। महारानी तो जल भुन गई। वो चिढ़कर बोली, चलो दूसरी चुनौती की तरफ चलते हैं, जो झानमे में तय करेगी। झानमे में अपना सर झुकाकर महारानी के सामने आई तो महारानी गुस्से में उसे बोली, उस नालायक की तरह तुम भी मुझे शर्मिंदा मत करना। झानमे मैंने पूरे आत्मविश्वास से हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, चिंता मत कीजिए, पूरे वीर राज्य में कोई भी मेरे टक्कर का नहीं है। फुलकारी में तो उसकी जीत के लिए कोई जगह ही नहीं है। उसकी बातों से महारानी के दिल को तसल्ली मिल गई। उसने कहा, ठीक है, अपनी चुनौती बताओ। ज़ेन में तुरंत झांग तेंग तेंग के पास चली गई, जिसके पास दर्द करने के लिए हर एक अंग मौजूद था। हाथ भी थे, पैर भी थे और पिछवाड़ा भी था, जो बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा था। अभी अभी वो अपनी नौकरों की सहायता से किसी तरह कुर्सी पर बैठने में कामयाब हुई थी, जिन्होंने अभी उसे 4 लोगों में बैठने लायक संवार दिया था। मैं को अपने सामने देखकर उसके चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कुराहट आ गई। जैसा कि उनके बीच तय हुआ था, उसने सबसे कहा, मैं के आगे अपनी हार कबूल करती हूँ। अब महाराज का पूरा परिवार उनके गठबंधन को बहुत अच्छे से समझ चुका था। और इधर बेशर्म ज़ेन में वांगई के सामने जाकर गर्व से बोली, मैं तुम्हें फुलकारी की चुनौती देती हूँ। वांगई सीधा उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, मुझे चुनौती मंजूर है। इधर झांशियान के माथे पर फिर से एक बार पसीना जमने लगा था, क्योंकि वो ज़ेन में को भी बहुत अच्छी तरह से जानता था। उसके पिता तो अधिकारी थे, लेकिन उसकी माँ एक व्यापारी के परिवार से ताल्लुक़ रखती थी।
वो व्यापारी जो पूरे वीर राज्य में सभी अधिकारी और महाराज के परिवार को फुलकारी किए हुए कपड़े बेचता है। वो पीढ़ियों से यही काम कर रहे हैं, इसलिए उनके खून में ही फुलकारी बनाने की परंपरा बहती है। जहांशियान परेशान होकर वांगई की तरफ देख रहा था। वांगई उसकी तरफ देखकर बुदबुदाया, चिंता मत करो। महारानी के कहने पर दोनों उम्मीदवारों के सामने बड़ी सी मेज, रेशम का कपड़ा और फुलकारी का सामान लाकर रख दिया गया। रेशम के कपड़े पर फिनिक्स का चित्र बना हुआ था। जैन में मैंने वांगे की तरफ देखकर गर्व से कहा, मैं 1 घंटे में इसे ख़त्म कर देती हूँ। वो भी वांगे के मनोबल को कम करके अपने जीतने के आसार बढ़ाना चाहती थी। वांगई उल्टा उसकी तरफ देखकर मुंह बनाते हुए बोला, लगता है अब तक तुम असली खिलाड़ी से मिली नहीं हो। फिर वो उसकी तरफ घूर कर देखते हुए बोला, आदमी को तभी अपना मुंह खोलना चाहिए जब उसके बातों में दम हो, उसे पता हो कि सामने वाला कितने पानी में है। जैन में मेरे को ऐसा लगा जैसे किसी ने बड़ा सा पत्थर उसके सर पर दे मारा हो। उसके हाथ पैर तक कांपने लगे। कहीं उसने झांग तेंग तेंग की तरह वांगई को कम तो नहीं आका। महारानी भी जैन में की दुर्दशा देख रही थी। बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से पर काबू करते हुए उसके शांत होने का इंतज़ार कर रही थी। जैन में मैंने तुरंत अपने आप को उन धागों के बीच गाड़ लिया। उसका कौशल सच में लाजवाब था। दूसरी तरफ वांगई ने भी शुरुआत कर दी थी। उसकी नाजुक उंगलियां उस रेशमी वस्त्र पर कुशलता से नृत्य कर रही थी। ये तो सबको दिख रहा था, लेकिन जो सबको नहीं दिख रहा था वो ये था कि वांगई के कपड़ों के परतों में एक परत सुनहरे धागों से बनी थी। वांगई अपनी ची शक्ति का इस्तेमाल करके उस परत के धागे निकालकर अपने हाथ में पड़ी सुई में भेज रहा था, जिससे एक वक्त पर वांगई के सुई से 2 टाँके निकल रहे थे। सीधी सी बात है, जब तक जिन में अपने नौकर के हाथों से भरी हुई सुई लेकर फिर से एक बार बुनाई शुरू करती, तब तक वांगई के 3-4 और टाँके लग जाते। इसलिए जब तक जिन में का आधा फिनिक्स पूरा हो चुका था, तब तक वांगई का 2/3 फिनिक्स पूरा हो चुका था। महाराज का दल वांगई का उत्साह बढ़ाने के लिए जोर जोर से चिल्लाए जा रहा था। महारानी बार बार वांगई और जिंग में को देख रही थी और हर बीतते पल के साथ उनका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। जिन में को पहले से ही वांगई ने आधा तोड़ दिया था। जब महारानी गुस्से में जोर से कुर्सी पर बैठ गई तो जिन में का बचा खुचा आत्मविश्वास भी टूटकर चकनाचूर हो गया। अब फिर से एक बार उसके हाथ कांपने लगे और उसे बहुत सारी गलतियां होने लगी। पौना घंटा ख़त्म होते होते वांगई उठ खड़ा हुआ और उसने घोषणा की कि उसका फिनिक्स बनकर तैयार है। जैन में गुस्से में वांगई की तरफ चली गई। वो देखना चाहती थी कि वांगई ने कहीं चीटिंग तो नहीं की, लेकिन झांशियान उसके सामने आते हुए बोला, क्या चाहिए तुम्हें? उसकी गुस्से भरी आवाज़ पूरे आंगन में गूंज उठी। जैन में जिसका झांशियान पहली नज़र का प्यार था, उसे अपने इतने करीब देखकर उसकी बोलती बंद हो गई। तभी वांगई सामने आते हुए बोला, हमने सबके सामने प्रतियोगिता की, जिसके परिणाम तुम्हारी आंखों के सामने है। बेहतर होगा कि तुम अपनी हार मान लो, इससे पहले कि तुम्हें और शर्मिंदा होना पड़े। जैन में बिना कुछ कहे चुपचाप अपने आसन के पास लौट गई। तभी उसे महारानी की गुस्से भरी आवाज़ सुनाई दी, एक और नालायक। झांशियान खुश होकर महारानी के सामने जाकर बोला, वांगई ने अपनी दोनों चुनौतियाँ जीत ली, इसका मतलब वो जीत गई है ना? चलो, कम से कम अब तो वो राहत की सांस ले सकता था। इतनी शर्मिंदगी सहने के बावजूद भी महारानी का मन नहीं भरा था। उसने आखिरी पासा फेंकते हुए कहा, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमें वांगई को भी तो एक मौका देना चाहिए उसके गुण दिखाने का। अब उसकी बारी है इन दोनों को नई चुनौती देने की। हर कोई जानता था कि महारानी आखिरी बार अपना दांव खेल रही है, ये सोचकर कि शायद वांगई के दिए गए चुनौती में ये दोनों लड़कियां जीत सकती है। झांशियान का तो चिल्लाने का मन कर रहा था, चुड़ैल, कभी तुम्हारा मन भरेगा या नहीं? इधर वांगई बच्चों की तरह खुश होकर तालियां बजाते हुए बोला, ये तो काफ़ी मज़ेदार होगा। वो आत्मविश्वास से झांशियान की तरफ देखकर बोला, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ, बिना चूल्हे के तुम्हें मछली पकानी है। उसकी बात सुनकर दोनों लड़कियों ने परेशान होकर अपना सर झुका लिया। वांगई ने अपनी बात पूरी की, सभी को कुछ लकड़ियाँ, मछली और मसाले मिलेंगे और यहीं पर आंगन में सबको मछली पकाकर दिखानी होगी। दोनों लड़कियां चौंक कर चुप हो गई। बिना चूल्हे के खाना कैसे पकाया जाता है? कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रही हो?
वांगई ने झांशियान की तरफ देखा। उसके चेहरे पर प्यार और अभिमान एक साथ झलक रहा था, क्योंकि वो झांशियान ही था जिसने वांगई को आग जलाना सिखाया था। वो तो फूल कर फूल को भी बन गया था। इधर सारी तैयारी पूरी हो गई थी। सभी लड़कियों को अपनी अपनी सामग्री बांटी जा चुकी थी। तीनों को 3 कोनों में एक दूसरे की तरफ पीठ करके बिठाया गया था। उनके बीच में पहरेदार तैनात किए गए थे ताकि वो एक दूसरे से बात न कर पाए। न एक दूसरे की तरफ देखने की इजाज़त थी, न ही किसी और से मदद लेने की। महारानी गुस्सा होकर बोली, शुरू करो। वांगई ने तुरंत मछली को सेंकने के लिए एक लकड़ी का ढांचा बना दिया। एक बड़ी और एक छोटी लकड़ी लेकर उन्हें आपस में घिस दिया। उसमें थोड़ी देर बाद धुआं दिखाई देने लगा, जिससे थोड़ी देर बाद चिंगारी निकलने लगी और उसने आग जला दी। मछली को मसाला लगाकर उसने उस ढांचे में उसे बांध दिया। झानांग और मिंगमिंग तुरंत दौड़कर महाराज और कॉन्क्यूबाइन श्रृंगार के पास गए, उन्हें ये खुशखबरी देने के लिए कि वांगई ने आग जला ली है। इधर झांशियान एक मोर की तरह चहक रहा था, जिसका मतलब साफ था, इस सब में कहीं न कहीं उसका हाथ भी है। मिंगमिंग, झानांग, कॉन्क्यूबाइन शिंग और महाराज बस उसे ही देखे जा रहे थे। झानांग और मिंगमिंग हमेशा की तरह लड़ रहे थे कि पहला निवाला किसे मिलेगा। झानांग कह रहा था कि वो छोटा है, इसलिए पहला निवाला उसे मिलना चाहिए, और मिंगमिंग कह रही थी कि वो लड़की है, इसीलिए पहला निवाला उसे मिलना चाहिए। तभी महाराज भी उनमें शामिल हुए। उन्होंने कहा, मैं पूरे देश का राजा हूँ, इसलिए पहले निवाले पर मेरा हक बनता है। वांगई बार बार अपनी मछली को उलट पलट कर रहा था ताकि वो हर तरफ से पके। थोड़ी देर बाद वो झांशियान के सामने आते हुए बोला, मछली तैयार है। झांशियान उसकी तरफ गर्व से देखता हुआ बोला, तुम तो सर्वगुण संपन्न हो। इधर गुस्से में झांग तेंग तेंग सभी लकड़ियों के छोटे छोटे टुकड़े कर चुकी थी। उसका बेड बनाकर उस पर मछली को सुला दिया था, और जिन में मैंने नीचे मछली को सुला दिया था, उसके ऊपर काफ़ी सारे मसाले डाल दिए थे। ऊपर से सभी लकड़ियों को खूबसूरती से एक के ऊपर एक रखा था। ऐसा लग रहा था इन दोनों लड़कियों के लिए भगवान आसमान से बिजली फेंकेंगे, जिससे इनकी लकड़ियों में अपने आप आग लग जाएगी और इनकी मछलियाँ सिक जाएंगी। उनको देखकर झानांग और झान मिंगमिंग हंस हंस कर पागल हुए जा रहे थे। बड़ी मुश्किल से वो एक दूसरे के सहारे चल रहे थे, क्योंकि हंस हंस कर उनके पेट में दर्द होने लगा था। तभी महाराज वांगई के द्वारा बनाई गई मछली अपने हाथ में लेकर गुस्से में महारानी के पास गए। आज के लिए बस इतना ही, आपसे कल मिलती हूँ। गाइस, जितना आपको बुरा लगता है कि मैं ऐन मौके पर आकर कहानी ख़त्म कर देती हूँ, उतना ही मुझे भी बुरा लगता है। क्या करें, ऑथर ने ये लिखी ही इतनी खूबसूरती से है कि अगर मैं एक सांस में पूरी किताब भी पढ़कर सुना दूँ, तब भी आप बोलोगे, दी बस ख़त्म हो गया, इतना ही था, आगे भी सुनाओ। तो कृपया करके इंतज़ार कीजिए, क्योंकि मैं हर दिन वीडियो बनाऊंगी, हर दिन अपलोड करूंगी। आप बस एक काम कर दीजिए, मेरी इंस्पिरेशन बने रहिए, चैनल को सपोर्ट करते रहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, वांगशियन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।